रियासी का जो हमला सलमान साहब हुआ है उसे किस तरह से आप देखते हैं, और इस तरह के हमलों को आखिर रोका कैसे जाए? क्योंकि आम लोगों पर हमले होते हैं, गैर जो दूसरे रियासतों से लोग काम करने आते हैं उन पर टारगेट किलिंग होती है, और अब नौबत तो यहां तक आ गई कि आप देखिए कि जो लोग जो अकीदतमंद हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है, उन पर भी उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। जी, ये सबसे पहली बात तो ये कंडेमेबल एक एक्ट है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो कोई काम करने वाला बाहर से आया हो, चाहे वो लेबरर हो, या चाहे वो किसी भी सोसाइटी के किसी भी तबके से, चाहे वो लोकल हो या नॉन लोकल हो, किसी भी हमले के लिए एक अच्छी सोसाइटी में जगह नहीं होती है। तो पहले हम इसकी कड़े अल्फाज में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं जो कल अटैक हुआ है, और हमें पूरा यकीन है कि कल्प्रिट्स जो है उनको पनिश किया जाएगा। सो इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं होती, किसी भी सियासी समाजी माहौल में एक्सेप्टेबल नहीं है। एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना चाहिए जो दावे किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के, उन दावों पे ये कहीं सवालिया निशान लगाता है। हम आए दिन सुनते हैं इतने टूरिस्ट हैं, इतना ऐसा है, इतना वैसा है। हम पूरा यकीन रखते हैं कि इस चीज पे पहले नजर जानी चाहिए, उसके बाद बड़े दावे होने चाहिए, क्योंकि ये सरकार के बहुत बड़े दावों को जो इंटरनेशनली बेचे जाते हैं उनको कई निशान लग जाता है। सो जहां तक अटैक का सवाल है, अनएक्सेप्टेबल, और वी आर वेरी होपफुल जो कल्प्रिट्स है दे विल बी ब्रॉट टू बुक, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये हरकतें ना होए। बट एट द सेम टाइम सरकार को भी सोचना चाहिए जो बार बार दावा करते हैं उनके दावों में कितनी हकीकत है। नहीं, सरकार पर सवाल आखिर क्यों सलमान सागर जी, सरकार पर सवाल क्यों? सरकार तो नहीं चाहेगी कि इस तरह के आतंकी हमले हों, सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे जवानों को निशाना बनाया जाए, सरकार नहीं चाहेगी कि जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उन पर इस तरह के अटैक हों, सरकार तो नहीं चाहेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यहां कि जब सरकार एक बहुत बड़ा दावा करती है और कहीं न कहीं ऐसा इंप्रेशन देती कि यहां सब ठीक है, जबकि हकीकती मायनों में कुछ ऐसे नाशर एक एंटी सोशल एलिमेंट जो है, जो हमारे देश के, हमारे वतन के दुश्मन है, वो एलिमेंट्स हमारे बीच अभी भी मौजूद है। तो इतनी टॉल क्लेम्स करना, और उसके बाद हम ये सब देखते हैं, कभी श्रद्धालु मारे जाते हैं, कभी हमारे जवान मारे जाते हैं, कभी हमारे सिपाही मारे जाते हैं, लोकल पुलिस के जो भी जम्मू कश्मीर में है, या ऐसे कई और सियासी हमले हो जाते हैं, या सामाजिक लोगों पे हमले हो जाते हैं। तो हमें, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमें इस पे इसलिए नजर रखनी चाहिए क्योंकि हम कहीं न कहीं उन लोगों को इशारा देते हैं यहां सब ठीक है, और वो हड़बड़ाहट में आके गरीब लोगों को, श्रद्धालुओं को, जो अपनी श्रद्धा से दूर दूर इलाकों से आते हैं, बाकी स्टेट से आते हैं, तो वो निशाना बन जाते हैं। यहां मैं इसलिए कह रहा हूं सरकार को एटलीस्ट इन सब लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए, चाहे वो माता वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स हो, चाहे वो अमरनाथ जी के पिलग्रिम्स हो, या चाहे वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो, या लोकल हमारे जो हमारे डिवोटीज होते हैं। इन सब चीजों पे सरकार को जरूरी है, हम सरकार को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, तो उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सरकार को अपोज करेंगे, और हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो हमारे श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो सरकार पर है। तो सरकार को बहुत रिजनेबली इस पे देखना चाहिए और आगे से सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए पेशेंट्स की। ठीक है, सलमान सागर जी, इस पर हम बीजेपी के जब स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे, तर्जुमान जुड़ेंगे, उनसे हम जरूर इस पर जो सवाल आपने उठाए इस पर हम उनसे जवाब लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हमला भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया, पाकिस्तान में ही जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी एक झैली तंजीम है टीआरएफ, जिसने जिम्मेदारी कबूल की है, जो लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसी तंजीमों से जुड़ी हुई तंजीम है टीआरएफ, उसने जिम्मेदारी कबूल की इस हमले की भी। और इससे पहले भी टीआरएफ कई इस तरह के हमले जम्मू कश्मीर में मासूमों का कत्लेआम टीआरएफ करती रही है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, और उसी पाकिस्तान से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत की वकालत क्यों की जाती है? एक तरफ इस तरह के लगातार घिनौनी हरकत पाकिस्तान की, और दूसरी तरफ बातचीत की वकालत, आखिर ऐसा क्यों सलमान साहब?
हम सिर्फ ये कह रहे हैं जी। कि अगर ये हो रहा है जी। अगर इसकी जिम्मेदारी किसी पर है, अगर एक मुल्क इसके पीछे है, अगर आपकी बात देखी जाए, आपकी बात मानी जाए, पाकिस्तान इसके पीछे है, तो इस सिलसिले को खत्म तो करना है। ये हमारी बातों से तो खत्म नहीं होगा। हम कहेंगे हालात ठीक है, ये तो कबूल किया है, टीआरएफ ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली है, उसके बाद जिम्मेदारी ली है, उसके बाद मैं वही कह रहा हूं आपसे, अगर हम कहते हैं हालात ठीक है, उसके बाद टीआरएफ अटैक करती है, उनके पीछे एक मुल्क है जिसने 33 साल से यहां जान माल की तबाही करके रखी है। अगर हम 33 साल से लोगों को मरते देख रहे हैं, सिविलियंस को मरते देख रहे हैं, पॉलिटिशियन को मरते देख रहे हैं, पुलिस वालों को, जवानों को, औरतों को, बच्चों को मरते देख रहे हैं, तो हम हमेशा से इस चीज के हामी रहे हैं। पाकिस्तान से बात करने का मतलब अलहदगी नहीं है। हम अपने मुल्क के आईन के अंदर जब कहते हैं बात करनी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए, चाहे वो रियासत का बाशिंदा हो, रियासत के बाहर का बाशिंदा हो, वो गोली का निशाना नहीं बनना चाहिए, वो पाकिस्तान की गोली का निशाना नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ये बोलने के लिए कि हमने हालात ठीक किए हैं, उसके लिए हमें ये सब नहीं सुनना है। हमें सुनना है यहां एक्चुअली अमन आना चाहिए। अगर यहां कोई लोकल मिलिटेंट भी मारा जाता, हमें कोशिश, जैसे बहुत बार सरकार ने, दिल्ली में जितनी भी सरकारें रही है या यहां जितनी सरकारें रही है, बहुत बार कोशिश हुई है कि लोकल जो यहां के नौजवान है जो कहीं भटक गए हैं, उनको मेन सिटी में लाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो हम कहते हैं उस पैटर्न पे अगर बातचीत की जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक हमारे सिटीजन की सेफ्टी का सवाल है, वहां तक बातचीत जायज है। बाकी हम इस बात को पूरा मानते हैं कि सलमान जी, एक फोर्स पीछे है, एक मुल्क पीछे है। सलमान जी, बातचीत की कोशिश तो देखिए हमेशा की गई है। मौजूदा जो सरकार है इसने भी बातचीत की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ से वहां पर मुलाकात होती है, उनके बाकायदा घर जाते हैं। और आपको याद होगा कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ से बातचीत का दौर चला है। बातचीत की कोशिश पूरी की गई है, लेकिन बातचीत के बाद मिला क्या है? बातचीत के बाद देखिए करगिल मिला, बातचीत के बाद पुलवामा मिलता है, बातचीत के बाद इस तरह के हमले होते रहते हैं। और कल की आप टाइमिंग देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, नई सरकार भारत में बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का कायराना हमला होता है। इस तरह से जो हमारे श्रद्धालु हैं उन पर इस तरह का हमला किया जाता है। तो पाकिस्तान में एक तरह की मायूसी है, और उसी पाकिस्तान से बार बार यह कहा जाता है कि बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत किससे हो? अब पाकिस्तान में भी बातचीत किससे हो? देखिए, जब हम बातचीत करते हैं, हमारा एक ही मुद्दा मकसद हो, चाहे डॉक्टर साहब कहे, उमर साहब कहे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी लीडर कहे कि बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान से, मुद्दा और मकसद सिर्फ ये होता है, हम एज ए नेशनलिस्ट बोलते हैं, हम एज इंडियंस बोलते हैं, लेकिन हमारे डोमेस्टिक कंसर्न जो हैं, जो हमारे जो हालात हैं, चाहे वो राजौरी में होते हैं, चाहे वो पूंछ में होते हैं, चाहे वो डोडा में होते हैं, चाहे वो कश्मीर वैली के अंदर होते हैं, जब हम लोगों को मरता देखते हैं, जब हम देखते हैं लोग परेशानी में हैं, और हम ये जानते हैं कि इसके पीछे एक मुल्क है, इसके पीछे एक गंदी सियासत का मुजाहरा होता है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो जब हम ये कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, तो इसमें एक पॉजिटिव हमारे मीडिया के दोस्तों को, हमारे जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में है, उनको भी इसके लिए प्रेस करना चाहिए। इस पे खाली हम सियासत नहीं करते हैं, इससे हमें कोई वोट नहीं मिलने वाले हैं, हम सिर्फ लोगों की जानें बचाने के लिए बोलते हैं। एक ऐसा माहौल बनना चाहिए, अगर उसके लिए बात भी करनी पड़े तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ये भाजपा का एजेंडा अगर है कि हमें बात नहीं करनी है, नहीं, मुल्क के लिए क्या ठीक रहता है, हमारे श्रद्धालु जो दूर से आते हैं, हमारे जो पिलग्रिम्स आते हैं, उनकी सेफ्टी कैसे रहेगी, आम कश्मीरी की सेफ्टी कैसे रहेगी। अगर हमें लगता है कहीं ना कहीं कोई चीज अभी रहती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए बातचीत एक सही तरीका है, नहीं तो ऐसे हालात बनाने की जरूरत है किसी श्रद्धालु पे हमला ना होए। बिल्कुल। सलमान सागर जी, मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान साहिल शर्मा है, जो कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साहिल शर्मा जी, एक बार फिर हमारी जो जम्मू कश्मीर है, फिर एक बार शर्मसार हुआ है। आप देखिए कि अदर स्टेट के लोगों पर तो टारगेट किलिंग होती थी, और हमारे जवानों पर इस तरह से हमले होते थे, लेकिन अब जो अकीदतमंद, जो श्रद्धालु, जो अपनी मन्नतों को लेकर, जो अपनी पूजा अर्चना को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
जो वैष्णो देवी एक तरह से जा रहे थे उन्हें भी अब नहीं बख्शा जा रहा है, जो श्रद्धालु हैं उन पर भी इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं। धन्यवाद भूरेरा साहब, मैं बड़ा ध्यान से जो है वो आपको सुन रहा था। वो आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन से पूछ रहे थे कि उनके नेता कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए जी। मैं अबू साहब आपको जरा याद दिला दूं कि पठानकोट के एयरबेस पे हमला हुआ था और उसके बाद इसी सरकार ने पाकिस्तान की जांच एजेंसी ISI को बुलाकर जो है वो यहाँ पर जो है वो जांच की थी, और जब वो एजेंसी जो थी वो वापस पाकिस्तान पहुंची और उसने खुद को ही जो है वो क्लीन चिट देने का काम किया। तो इसलिए इस सरकार की कथनी और करनी में जो है वो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। और जहां तक आपने जो है वो कल की घटना की बात की है भूरेरा साहब, यकीन मानिए दहशत का माहौल है, लोगों के मन में जो है वो डर है। और मैं आपको बताऊं कि ये हादसा हुआ कहाँ है। कहा तो जा रहा है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट, हाँ वो हिस्सा जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है, लेकिन वो जो क्षेत्र है वो बिल्कुल जहां से पीर पंजाल खत्म होता है और रियासी का जिला शुरू होता है वो उस एरिया के साथ लगता एरिया है। और लगातार अगर आप पिछले 2-2.5 साल की अगर आप एक्टिविटी को अबू हुरैरा साहब नोटिस करें कि जिस क्षेत्र को, जिस पीर पंजाल के क्षेत्र को, जिस जम्मू के क्षेत्र को जो है वो आतंकवाद मुक्त घोषित कर दिया गया था, एकाएक जो है वो वहां पर जो है आतंकवाद की घटनाएं जो है वो बढ़ गई। मुझे याद है जम्मू कश्मीर पुलिस के DG साहब, मैं आपको बताऊं हुरैरा साहब, कि 31 दिसंबर को वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि इस एरिया में जो है वो आतंकवाद का सफाया हो गया है। और ठीक उलट एक दिन, साल का नया दिन, साल का पहला दिन जो होता है, तो डांगरी के अंदर आपको याद होगा, आपने भी उस पर जो है वो रिपोर्टिंग की थी, टांगरी में जो है हमारे सिविलियंस की जो है वो किलिंग होती है। एयरफोर्स के जवानों के ऊपर जो है इस क्षेत्र में जो है हमले हो रहे हैं, आर्मी के जवानों के ऊपर जो है वो इस क्षेत्र में जो है हमले हो रहे हैं। मैं इससे पहले भी जी सलाम में डिबेट में था, तो उसमें कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता जो खुद जो है डिफेंस बैकग्राउंड से जो है आता है, वो वहां पर सजेशन दिए जा रहे थे और वहां पर सारा जो ठीक रहा था वो इंटेलिजेंस फेलियर के नाम पर सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर जो है वो डाला जा रहा था। हुरैरा साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है। नहीं तो आप कमी कहां मानते हैं साहिल जी? आप कमी कहां पर मानते हैं, कहां पर कमी रह जाती है? क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके श्रद्धालुओं पर इस तरह के अटैक किए जाए, उसके जवानों पर इस तरह के अटैक किए जाएं। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल जो है मानवीय अत्याचार है और इस तरह से आप जो है वो निहत्थे लोगों के ऊपर जो है वो उनको टारगेट किया जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है, 3 घटनाएं एक साथ हो रही थी। कल वह देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान का मैच हो रहा था और तीसरी तरफ में देख रहा था कि पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को जो है हम जो है बड़ा इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर है, और उस प्रॉक्सी वॉर का अगर कोई जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है। वो प्रधानमंत्री जी को बधाइयां दे रहे थे, अभी प्रधानमंत्री ट्वीट करते हुए उनकी बधाइयों को स्वीकार करते हुए उनसे बधाइयां ले भी रहे थे और दे भी रहे थे। मुझे वो समझ नहीं आता कि वो नरेंद्र मोदी जी कहां चले गए, जो 2014 से पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे तो वो कहा करते थे। अबू हुरैरा साहब, आप बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा वो तकरीरें, वो कहा करते थे कि सीमा की सुरक्षा जो है वो किन हाथों में है। अगर हम आर्मी वहां पर है, BSF वहां पर है, CRPF वहां पर है, तो फिर ये आतंकवादी जो है वो सीमा पार करके कैसे आ जाते हैं? तो मैं पलट कर आज बिल्कुल साहिल जी चलिए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी साहिल शर्मा जी दिल्ली में बैठी हुई सरकार में साहिल जी वो कमी है। मैं पलट के आज सवाल पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, साहिल जी भाई आज कौन सी कमी जो आपको है वो? साहिल शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? आप तक मेरी आवाज आ रही है? साहिल जी, मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भी मेरे साथ इस चर्चा में अब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। पहले से ही हमारे साथ सलमान सागर जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, वो जुड़े हुए हैं, और साहिल शर्मा जी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, कल रियासी में जो कुछ हुआ बहुत शर्मनाक है और देश अब गुस्से में है। देश ये कह रहा है कि इस तरह की हरकतें कब तक होती रहेंगी जसरोटिया जी? कब इन हरकतों का बदला लिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, और मैं समझ सकता हूं कि केवल बातें करने से या इन सब चीजों से ना तो हम उनके आंसू पहुंच सकते हैं, तो ना ही हम उनका दुख कम कर सकते हैं। जिस पर ये कहर टूटा है वही जानते हैं कि उनको क्या दुख है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है मासूम बच्चा भी था एक,
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस तरह का जब षड्यंत्र चलता है वहां से तो उनके लिए बच्चा हो बड़ा हो किसी भी मजहब का उनके लिए कुछ वो मायने नहीं रखता। और उन्होंने एक टारगेट तो पर्टिकुलरली किया गया और श्रद्धांजलि उनको उन्होंने जब इनको तीर्थ यात्रा को जब टारगेट किया तो इसलिए टारगेट किया क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे और इससे काफी लोगों को दिक्कत है, काफी लोगों को परेशानी होती है और खासकर एक ऐसा जो अफसोस ये है कि एक ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है उससे तो हमें खतरा है ही है और सारे का सारा षड्यंत्र वहां पर बुना जाता है। लेकिन जहां पर दिक्कत आती है जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर बैठे हैं चंद ऐसे लोग और चंद ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके नेताओं की जो आप खुद सोचिए पब्लिसिटी वहां से फवाद हुसैन चौधरी जैसे लोग अपने व्हाट्सएप पे अपने ट्विटर अकाउंट पे करते हैं कि इसको बनाइए यहाँ का प्रधानमंत्री, ना कि गलती से किसी और को बनाइए और हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जब वहां पर जाके उनके आगे माथा टेकती हैं और उनके आगे बोलती हैं कि हमें इनसे बात करनी चाहिए, हमें इनसे डरना चाहिए, डर कर सहम कर रहना चाहिए इनसे, तो ऐसी आप समझ सकते हो कि देश की सोच जाएगा कहीं ना कहीं। जब ये आपस में ही जब आप आपसी चीजें बताते हैं तो आप क्या मैसेज देते हैं दूसरे देश को कि हम सब बटे हुए एक दूसरे के अंदर, कि आज इतने मासूम जाने चली गई लेकिन आज भी पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर अपोजिशन वाले आज भी इस पे प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दुख की बात यहां पर है कि जब हम सबको इकट्ठे होकर उस मुल्क को सबक सिखाना चाहिए तब आज भी ऐसा किया वैसा किया, आपस में ही आप लड़ रहे हो तो पाकिस्तान से क्या लड़ोगे आप। रही बात कि जब कभी भी चीज होती है और वो जमाना चला गया यूपीए 1 या यूपीए 2 का काल चला गया कि हमारे फौज के जवानों के शीश भी काटकर पाकिस्तान ले जाया करता था तो आर्मी के हाथ पीछे बांध दिए जाते थे। आज तो आर्मी को पूरी छूट है कि जब भी उन्होंने जो चीज करनी है, जो उड़ी और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स में आपको पता चल गया था, जिसके बाद यही कांग्रेस के नेता और ये सब हमारी फौज से और हमारी वायुसेना से सबूत मांग रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि इस समय खतरा कहां से है। खतरा केवल यहाँ नहीं, खतरा कुछ कहना चाह रहे भी है अपना, जी मुल्क के अंदर भी तो खतरा है ही है। अब दिक्कत की बात यह आती है कि आप उस मुल्क के आगे आप जसरोटिया जी, साहिल शर्मा जवाब दे रहे हैं। जी जसरोटिया जी, साहिल जी जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब दे रहे हैं जी। अबू रजा साहब, हमें अपने बड़े भाई को डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब को जो है मैं सुन रहा था, ये आज भी जो है ये मुझे लगता है कि आज भी जो है इलेक्शन कैंपेन में है, ये उसी तरह की जो है भाषा जो है उस भाषा की जो है वो भाषा के रूप में इनके मुंह से जो है वो शब्द निकल रहे हैं। मुझे बताइए, मैंने जो पहले जो सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को बुलाकर यहाँ पठानकोट पे जांच जो क्या था वो क्या हम लोगों ने करवाई? जब यहाँ पर आपको याद होगा यहाँ हमारे गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने किस किस तरह के जो है पुलवामा हमले के बाद जो है आरोप जो था वो अपने ही लोगों के ऊपर किया। मैं आपको अपने लोगों से पूछता सही, आपके इतने बड़े बड़े नेता जो गिड़गिड़ाते हो पाकिस्तान के आगे जाकर, कम से कम पहले उसका तो जवाब दो लोगों को देना चाहिए। और आज भी सियासत करते हो, शर्म आपको आज भी नहीं आ रही कि इतनी मासूम जानने चले गई और आप लगे पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के वहां से वकालत करने के लिए कि आज इतनी मासूम जानने चलेगी और आज भी आप पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो। थोड़ी तो गैरत रखो, कुछ तो कम से कम शर्म करो। मासूम जानने चले गए, एक छोटा से बच्चे की जान चलेगी लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही है। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। आप उसी पाकिस्तान का राग लापेंगे जो आपके फवाद चौधरी जो आपके नेता को प्रमोट करता है, आप उसी को। और कम से कम इतना तो है कि राहुल गांधी को यहाँ लोग माने ना माने, पाकिस्तान में तो मानते हैं तभी तो उसकी प्रमोशन करते हैं। तो राहुल गांधी जी से कहिए ना वहां कहे पाकिस्तान को ऐसा काम ना करे, उनसे कहिए कि वहां ये काम ना करे, तो कम से कम थोड़ी सी सलमान जी आ रहा हूँ, सलमान सागर जी मैं आ रहा हूँ। जी क्यों इस लेवल पर उतर रहे हो? कम से कम ये अकेला यहाँ से नहीं है, ये आप जैसी काली। चलिए ठीक है साहिल जी मैंने टाइम दे दिया, जसरोटिया जी मैंने टाइम दे दिया। सलमान सागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? साहिल जी बात हो गई, साहिल जी बात हो गई, साहिल जी। सलमान सागर जी, जसरोटिया जी हमें कह रहे हैं, जसरोटिया जी हमें विद ड्यू रेस्पेक्ट जसरोटिया जी हमें कह रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। ये अब भी ऐसा कह रहे हैं। जसरोटिया जी को ये समझना चाहिए अटैक इनके रिजीम में हो रहे हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, पहले पीडीपी बीजेपी थी, अब एंटायरली बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, पुलवामा बीजेपी के दौरान हो गया। तो ये हमें क्या भाषण दे रहे हैं? सबसे बड़ा दचका लगा वो पुलवामा का था,
उस पर सियासत किसने ली, वोट किसने बटोरे, हमें उस पर नहीं जाना है। लेकिन हमारे फौजियों की जानें गई, जवान मारे गए, वो बीजेपी रिजीम के अंडर हो गया। उसके बाद जो भी कार्रवाइयां करनी पड़ी वो बीजेपी रिजीम के अंडर हो गया। आज भी आप देख रहे हैं मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है, अच्छी बात है। अगर कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, हमें उसमें कोई ये नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने। लेकिन ये सब क्यों है? अगर आप क्लेम करते हैं कि सारा ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, 10 साल में यहां सारा खत्म हो गया, तो आज भी आए दिन अटैक्स होते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं जसरोटिया जी, मैं आ रहा हूं सलमान साहब, आए दिन मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, सबके पास झूठ बोलने, मैं आ रहा हूं, झूठ बोलने सलमान सागर, झूठ बोलने और वोट बटोरने के लिए शर्म किसको आनी चाहिए? चलिए मैं झूठ के नाम पे 10 साल से वोट ये ले रहे हैं। मैं एक एक करके आ रहा हूं। देखिए मेरे साथ एक और खास मेहमान रफीक राथर जी, जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। रफीक राथर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। रफीक राथर जी, रियासी का जो हमला, इसे किस तरह से देखा जाए? और मैं सीधे सीधे आ रहा हूं, वक्त नहीं बचा है। इस तरह के हमले होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह की वकालत की जाती महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब आप बताइए, क्या गोली और बोली राथर साहब एक साथ चल सकती है? देखिए, मैं ये जो दुखद इंसिडेंट है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस इंसिडेंट की किस तरह से मजम्मत करूं। इनोसेंट जाने गई हैं, और जिस तरह से हर हफ्ते या हर महीने हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह के नुकसान से हमें दुचार होना पड़ता है, तो हमारे पास सिवाय इसके कि अब 30 साल से हम तो यही बस मजम्मत, इसके सिवा तो अब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं इसके सिवा। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, वो ये कि जब हम बातचीत की बात करें तो बातचीत का मतलब कतई तौर ये नहीं होता है कि हम यूनिटी और इंटेग्रिटी पर कोई समझौता करें या जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पर कोई किसी का समझौता करे। जब हम बातचीत की बात करते हैं तो बातचीत का मकसद सिर्फ ये होता है कि जिस साइल से ये लोग आते हैं, जिस मुल्क से ये लोग आते हैं, उस मुल्क को बावर कराने की कोशिश की जाए कि देखिए 30 साल से आपने जो तबाही मचा कर यहाँ रखी है, कहीं ना कहीं अब इसका खात्मा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में देखिए, हमने अब 30 साल से तो हम कह रहे हैं कि हमने नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सिलसिला जारी है। रोज कहीं, कभी जम्मू में, कभी कश्मीर में, यानी किसी जिले में हमें नुकसान हो रहा है। बातचीत तो की गई राथर साहब, ऐसा रफीक राथर जी, बातचीत तो की गई है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं की गई या कोशिश नहीं की गई। बातचीत तो इससे पहले भी होती रही है, लेकिन बातचीत के बाद मिला क्या है, नतीजा क्या हुआ है उसका? देखिए, जब आपको इन मामलों का हल निकालना है तो सिर्फ बातचीत से हल। जब से भाजपा की सरकार ने कितनी बार इनिशिएटिव लेके बातचीत करने की, बातचीत के अलावा होता है तो आज तक आपने इसका जब से बीजेपी की सरकार है तब से कितनी बार कोशिश की गई बातचीत करने की। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, अवॉइड किया जा रहा है बातचीत की बात को। 10 साल से बीजेपी की सरकार है और यह कहा जाता है कि कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब आप देखिए, कश्मीर के अलावा जम्मू रीजन में भी आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। ये जो हम इनोसेंट लोग शहीद हो रहे हैं, तो इस पर बात करनी, सुन लीजिए राथर जी, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। नंबर एक, मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि पीडीपी और बीजेपी के दौर में हुआ है, मैं उनको याद दिलाऊंगा कि असेंबली पर जब हमला हो गया था तो वो उनके दौर में हो गया था। तो हम इस पर राथर जी, ठीक है राथर जी, अब अभिजीत जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं। मैंने वही सवाल किया जो आप पूछ रहे हैं जी, जसरोटिया जी। दिक्कत की बात ये आती है कि हमने जैसे ही 2014 में, अगर आपको याद होगा, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, तो सबसे पहले इन्हें न्योता भी दिया गया था, सब कुछ किया गया था, उनको दिखाया गया, उनसे कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद हमें पता चल गया कि ये कौन सी भाषा समझते हैं, और वो भाषा हमने इनको समझाई और अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जहां तक रही बात, ठीक है, बातचीत से बात नहीं बनी, लेकिन 14 से 24 आ गया है, इस तरह के हमले नहीं रुक रहे हैं। बातचीत करनी किससे, पहले बताओ, बातचीत करनी किससे? पाकिस्तान से करनी है, ISI से करनी है, पाकिस्तान की आर्मी से। बीजेपी के लोगों में इतनी एरोगेंस है, जिनके ये मानने को तैयार नहीं कि हमले हो रहे हैं, श्रद्धालुओं की जान जा रही है, लोग